ये लेक्चर सीरीज का पार्ट 2 है, हेल्थ फिजिक्स एंड रेडियोलॉजिकल सेफ्टी फॉर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी। पार्ट 1 में हमने रेडिएशन का फंडामेंटल्स कवर किया, हमने समझा रेडिएशन क्यों एग्जिस्ट करती है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, और यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे हेवी एलिमेंट्स क्यों नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। पार्ट 2 का फोकस उससे आगे का है। यहाँ हम रेडिएशन को रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। सिर्फ रेडिएशन का होना ही प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम तब होती है जब रेडिएशन बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है, एंड दैट इंटरेक्शन इज क्वांटिफाइड यूजिंग डोज। इस पार्ट में हम देखेंगे डोज क्या होता है, डोज के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और कैसे डिसाइड होता है कितना एक्सपोजर एक्सेप्टेबल है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली डेली वर्क से जुड़े होते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, एरिया क्लासिफिकेशन और वर्क प्लानिंग के साथ। एक बात यहाँ क्लियरली कहना जरूरी है, अगर पार्ट 1 कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं है तो पार्ट 2 सिर्फ लिमिट्स और नंबर्स जैसे लगेंगे। स्टिल यू कैन विजिट पार्ट 2 डायरेक्टली, बट मेक श्योर यू ऑल्सो कवर पार्ट 1। इसलिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है पार्ट 1 को कंप्लीट करने के बाद ही पार्ट 2 फॉलो किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड में हम शॉर्ट रिकैप करेंगे पार्ट 1 में क्या क्या कवर हुआ है, ताकि हम सब सेम बेसलाइन से आगे बढ़ सके। पार्ट 2 शुरू करने से पहले एक शॉर्ट रिकैप करना बहुत जरूरी है। पार्ट 1 में हमने रेडिएशन के बेसिक समझे, हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है और हेवी न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम क्यों नेचुरली अनस्टेबल होता है। हमने रेडियो एक्टिव डीके और एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स कवर किए, अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन का बिहेवियर और हैजार्ड समझे। एक इंपॉर्टेंट ये था कि पेनिट्रेशन और बायोलॉजिकल डैमेज सेम चीज़ नहीं होती है। हमने हाफ लाइफ के थ्रू ये भी समझा कि हैजार्ड कितने देर तक परसिस्ट करता है, और न्यूक्लियर फिशन और चेन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से सेफ्टी और कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्लियर हुए। ये रिकैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट 2 के सारे डोज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इसी फाउंडेशन पर बेस्ड होते हैं। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में लॉन्ग लिव्ड अल्फा इमिटर्स और फिशाइल मटेरियल्स के साथ कम होता है, इसलिए पार्ट 1 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डोज और लिमिट्स थोड़ा नंबर जैसा लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक नया सवाल पूछने जा रहे हैं, रेडिएशन होने के बावजूद रिस्क कैसे डिसाइड होता है। उसका जवाब है डोज। पार्ट 2 का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही से स्टार्ट होता है। एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ज़्यादा एक्टिविटी मतलब ज़्यादा रिस्क और कम एक्टिविटी मतलब सेफ। रियलिटी ऐसे नहीं होती। एक्टिविटी सिर्फ ये बताती है कितनी फ्रीक्वेंसी से न्यूक्लियर डीकेज हो रहा है, एक्टिविटी ये नहीं बताती कि बॉडी को कितना डैमेज होगा। रिस्क डिसाइड होता है किस टाइप की रेडिएशन एमिट हो रही है, रिस्क डिसाइड होता है रेडिएशन की एनर्जी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेडिएशन बॉडी के अंदर जा रही है या बाहर से इंटरेक्ट कर रही है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये डिस्टिंक्शन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। प्लूटोनियम जैसे मटेरियल्स का एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो सकता है, लेकिन अगर वो इनहेल हो जाए तो बायोलॉजिकल डैमेज एक्सट्रीमली हाई होता है। दैट इज़ वाई अल्फा एमिटर्स आर द प्राइमरी कंसर्न इन फ्यूल साइकिल ऑपरेशंस। इस स्लाइड का पर्पज़ ये समझना है कि नंबर्स को देखकर कंक्लूजन मत निकालिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डोज क्या होता है जो एक्चुअली बायोलॉजिकल रिस्क को क्वांटिफाई करता है। एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, रेडिएशन डोज। डोज का मतलब होता है रेडिएशन के द्वारा बॉडी के अंदर कितने एनर्जी डिपॉजिट हुई। रेडिएशन तब तक हार्मफुल नहीं होती जब तक वो बॉडी के साथ इंटरेक्ट ना करे। जैसे ही रेडिएशन बॉडी के अंदर एनर्जी डिपॉजिट करती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्ट होते हैं। इसलिए डोज सिर्फ प्रेजेंस का मेजर नहीं है, डोज इंटरेक्शन का मेजर है। मोर एनर्जी डिपॉजिटेड मीन्स हाई पोटेंशियल फॉर बायोलॉजिकल डैमेज। हेल्थ फिजिक्स का पूरा फ्रेमवर्क इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड बना होता है। सेफ्टी लिमिट्स, वर्क प्लानिंग और एक्सपोजर कंट्रोल सब डोज के बेस पर डिसाइड होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मटेरियल्स रेडियो टॉक्सिक भी होते हैं और लॉन्ग लिम्ड भी है। अब जब हम समझ गए डोज का बेसिक मीनिंग क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एब्जॉर्ब डोज क्या होता है और कैसे क्वांटिफाई किया जाता है। हम डोज का पहला डेफिनेशन देखते हैं, एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज का मतलब होता है रेडिएशन के द्वारा पर यूनिट मास कितनी एनर्जी डिपॉजिट हुई है। इसका एसआई यूनिट होता है ग्रे। 1 ग्रे का मतलब है 1 जूल एनर्जी डिपॉजिटेड पर किलोग्राम। ये एक प्योरली फिजिकल क्वांटिटी है। एब्जॉर्ब डोज सिर्फ ये बताती है कितनी एनर्जी डिपॉजिट हुई, ये नहीं बताता है कि बॉडी को एक्चुअली कितना बायोलॉजिकल डैमेज हुआ है। इसका मतलब यही है कि सेम एब्जॉर्ब डोज अल्फा रेडिएशन से भी आ सकता है और गामा रेडिएशन से भी, बट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दोनों केसेस में बिल्कुल सेम नहीं होगा। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम अल्फा, गामा और न्यूट्रॉन सबके साथ डील करते हैं। इसलिए एब्जॉर्ब डोज एक नेसेसरी कॉन्सेप्ट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसे रेडिएशन के टाइप को अकाउंट किया जाता है यूजिंग इक्विवेलेंट डोज। पिछले स्लाइड में हम एब्जॉर्ब डोज देखा, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन होता है, सेम एब्जॉर्ब डोज डिफरेंट रेडिएशन टाइप्स के लिए सेम बायोलॉजिकल डैमेज नहीं करता है। इसलिए हेल्थ फिजिक्स में हम
सिर्फ एनर्जी को नहीं देखते हैं, हम रेडिएशन के क्वालिटी को भी कंसिडर करते हैं। इसीलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज का मतलब होता है एब्जॉर्ब डोज को मल्टीप्लाई करना रेडिएशन वेटिंग फैक्टर से। ये वेटिंग फैक्टर रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन की बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। इक्विवेलेंट डोज का यूनिट होता है सीवर्ट। अल्फा रेडिएशन का वेटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, गामा और बीटा का कंपैरेटिवली कम होता है। न्यूट्रॉन रेडिएशन का इम्पैक्ट एनर्जी पर डिपेंड करता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लूटोनियम जैसे मटेरियल्स अल्फा रेडिएशन एमिट करते हैं। एक्सटर्नली एब्जॉर्ब डोज शायद कम लगे, लेकिन इक्विवेलेंट डोज बायोलॉजिकल रिस्क को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए सेफ्टी एनालिसिस और डोज असेसमेंट में हम एब्जॉर्ब डोज से ही आगे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और लेयर ऐड करेंगे, टिश्यू सेंसिटिविटी, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स रेडिएशन के लिए इक्वली सेंसिटिव नहीं होते हैं। अब डोज फ्रेमवर्क का तीसरा और फाइनल लेयर देखते हैं। इक्विवेलेंट डोज से हमें रेडिएशन टाइप का इफेक्ट समझ गया, लेकिन बॉडी के सारे ऑर्गन्स रेडिएशन के लिए इक्वली सेंसिटिव नहीं होते। इसलिए हेल्थ फिजिक्स एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इफेक्टिव डोज। इफेक्टिव डोज का मतलब होता है हर ऑर्गन के इक्विवेलेंट डोज को लेना और उसे टिश्यू वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। ये टिश्यू वेटिंग फैक्टर बताता है कौन सा ऑर्गन रेडिएशन से ज़्यादा अफेक्टेड होता है। जैसे लंग्स, बोन सरफेस और गोनाड्स का वेटेज ज़्यादा होता है। इफेक्टिव डोज का यूनिट भी सीवर्टी है, बट इसका मीनिंग अलग होता है। इक्विवेलेंट डोज ऑर्गन लेवल डैमेज बताता है, इफेक्टिव डोज पूरे बॉडी का रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लूटोनियम जैसे अल्फा एमिटर्स लंग और बोन्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इसलिए ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट इफेक्टिव डोज के बेसिस पर डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक्चुअल डोज लिमिट्स देखेंगे वर्कर्स के लिए और पब्लिक के लिए। हम थ्योरी से रेगुलेशन की तरफ आते हैं। डोज लिमिट का पर्पज़ ये नहीं होता है लोगों को मैक्सिमम एक्सपोजर दिया जाए। डोज लिमिट एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है। ऑक्यूपेशनल वर्कर्स के लिए इफेक्टिव डोज लिमिट होती है 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर एवरेज्ड ओवर 5 ईयर्स। किसी एक ईयर में भी 30 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा लेंस ऑफ आई, स्किन और एक्सट्रीमिटीज़ के लिए सेपरेट लिमिट्स होती है। पब्लिक के लिए डोज लिमिट्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है। पब्लिक इफेक्टिव डोज लिमिट सिर्फ 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर होती है। इसका मतलब यह है कि फैसिलिटीज़ की डिज़ाइन और ऑपरेशन पब्लिक एक्सपोजर को मिनिमम रखे। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये लिमिट रूटीन ऑपरेशन के लिए होती है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अलग क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, डोज लिमिट्स टारगेट नहीं होते, दे आर अपर बाउंड्स। और अगर हम टेम्पोरी वर्कर्स का बात करेंगे, उनके लिए लिमिट होती है 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक प्रिंसिपल जो डोज लिमिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलआरआ। सो डोज लिमिट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एलआरआ। इसका मतलब है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ डोज लिमिट के नीचे रखना है। एलआरआ का मतलब होता है जितना प्रैक्टिकल और रीजनेबली पॉसिबल हो उतना एक्सपोजर कम करना। ये एक माइंडसेट है, सिर्फ एक रूल नहीं। एलआरआ में 3 चीज़ कंसीडर होती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या टेक्निकली पॉसिबल है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्या रीजनेबल कॉस्ट में किया जा सकता है, और ऑपरेशनल रियलिटीज़, फैसिलिटीज़ का काम कैसे होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में एलआरआ का रोल और भी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि यहाँ अल्फा एमिटर्स, लॉन्ग लिव रेडियो न्यूक्लाइड्स और इंटरनल हैजर्ड्स डोमिनेंट होते हैं। हर जब को प्लान किया जाता है एक्सपोजर एस्टिमेट के साथ। हर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं, सेफ्टी कल्चर के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एलआरओ को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, टाइम, डिस्टेंस और सील्डिंग्स के थ्रू। एलआरओ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए 3 बेसिक टूल्स यूज़ करना है, टाइम, डिस्टेंस, सील्डिंग। सबसे पहले टाइम। डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोजर टाइम के। जितना कम टाइम रेडिएशन फील्ड में रहेंगे उतनी कम डोज मिलेगी, इसलिए वर्क प्लानिंग, रिहर्सल और डिलेज अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है डिस्टेंस। रेडिएशन इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ रैपिडली कम हो जाती है, इसलिए रिमोट हैंडलिंग टूल्स और एक्सटेंशन डिवाइसेस यूज़ किया जाता है। तीसरा है सील्डिंग। सील्डिंग का मतलब होता है रेडिएशन और वर्कर के बीच एप्रोप्रिएट मटेरियल रखना। गामा रेडिएशन के लिए लेड और कंक्रीट इफेक्टिव होते हैं। न्यूट्रॉन रेडिएशन के लिए वाटर और पॉलीथिलीन जैसे हाइड्रोजन रिच मटेरियल यूज़ होते हैं। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये कंट्रोल्स रूटीन ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं। मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और एबनॉर्मल कंडीशन हैंडलिंग, सब जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम सील्डिंग को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, हाफ वैल्यू लेयर और 10 वैल्यू लेयर के थ्रू।
अब हम शील्डिंग को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं, इसलिए दो सिंपल टर्म्स यूज़ की जाती है, हाफ वैल्यू लेयर और टेंथ वैल्यू लेयर। हाफ वैल्यू लेयर का मतलब होता है शील्डिंग मटेरियल्स की वो थिकनेस जो रेडिएशन इंटेंसिटी को आधा कर दे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर मटेरियल का हाफ वैल्यू लेयर सेम होता है। हाफ वैल्यू लेयर डिपेंड करता है रेडिएशन की एनर्जी पर और शील्डिंग मटेरियल्स पर। अगर रेडिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा थिकनेस चाहिए, अगर मटेरियल डेंस होगा तो कम थिकनेस काम करेगी। अब आता है 10 वैल्यू लेयर। TVL वो थिकनेस होती है जो रेडिएशन को सिर्फ 10% तक रिड्यूस कर दे। रफली बोला जाए एक TVL लगभग 3 HVL के बराबर होते हैं। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट गामा शील्डिंग डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं। मेंटेनेंस एरियाज, टेम्पोररी शील्डिंग और सोर्स स्टोरेज के लिए HVL और TVL का आइडिया बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट करेंगे एक्सटर्नल एक्सपोजर से इंटरनल हैजार्ड की तरफ, क्योंकि फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में सबसे बड़ा रिस्क अक्सर बॉडी के अंदर से आता है। अब हम रेडिएशन प्रोटेक्शन का सबसे क्रिटिकल टॉपिक शुरू करते हैं, इंटरनल रेडिएशन हैजार्ड। एक्सटर्नल एक्सपोजर में रेडिएशन बॉडी के बाहर होती है, इंटरनल एक्सपोजर में सोर्स खुद बॉडी के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि इरेडिएशन कंटिन्यूसली होती रहती है जब तक रेडियो न्यूक्लाइड बॉडी में प्रेजेंट होता है। इंटरनल इंटेक के 4 मेन रूट्स होते हैं। इनहेलेशन सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस, इंजेक्शन कंटामिनेटेड फूड या हैंड्स के थ्रू, स्किन एब्जॉर्प्शन सर्टेन सॉल्यूबल कंपाउंड्स के लिए, और वुंड्स कट्स या इंजुरीज के थ्रू। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में इंटरनल हैजार्ड का कंसर्न बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूरेनियम और प्लूटोनियम अल्फा एमिटर्स होते हैं। अल्फा रेडिएशन एक्सटर्नली ऑलमोस्ट हार्मलेस लग सकती है, बट वंस इनसाइड द बॉडी इट डिलीवर्स वेरी हाई लोकल डोज। इसलिए हेल्थ फिजिक्स का मेजर फोकस फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में इंटरनल एक्सपोजर प्रिवेंशन पर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंटरनल एक्सपोजर का डोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटेड इफेक्टिव डोज। इंटरनल एक्सपोजर का इफेक्ट सिर्फ उस मोमेंट तक लिमिटेड नहीं होता है जब इंटेक होता है, इसलिए हेल्थ फिजिक्स एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज़ करती है, कमिटेड इफेक्टिव डोज। कमिटेड इफेक्टिव डोज का मतलब होता है इंटेक के बाद टाइम के साथ बॉडी को मिलने वाली टोटल इफेक्टिव डोज। एडल्ट्स के लिए ये पीरियड नॉर्मली 50 ईयर्स माना जाता है। इसका मतलब यही है एक ही छोटा सा इंटेक भी लॉन्ग टर्म डोज डिलीवर कर सकता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल हो जाता है। प्लूटोनियम जैसे अल्फा एमिटर्स लंग्स और बोन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और स्लोली डोज देते रहते हैं। एक्सटर्नली डोज कम लग सकती है लेकिन कमिटेड इफेक्टिव डोज और रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इंटरनल एक्सपोजर को लाइटली नहीं लिया जाता। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एनुअल लिमिट ऑन इंटेक, जो प्रैक्टिकल कंट्रोल लिमिट के रूप में यूज होता है। अब हम इंटरनल एक्सपोजर के सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ALI और DAC। एनुअल लिमिट ऑन इंटेक ये ALI का डिफाइंड क्वांटिटी होती है। ये बताती है कि एक वर्कर एक साल में मैक्सिमम कितना रेडियो न्यूक्लाइड इंटेक कर सकता है जिससे कमिटेड इफेक्टिव डोज लिमिट क्रॉस ना हो। ALI हर रेडियो न्यूक्लाइड के लिए डिफरेंट होती है क्योंकि हर रेडियो न्यूक्लाइड बॉडी में अलग तरह बिहेव करता है। अब ALI को प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आती है, डिराइव्ड एयर कॉन्सेंट्रेशन। DAC का मतलब होता है एयर में रेडियो न्यूक्लाइड की वो कॉन्सेंट्रेशन जिसको एक साल इनहेल करने से ALI के बराबर इंटेक हो जाता है। दैट इज़ वाई DAC इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में जहाँ एयरबॉर्न अल्फा कंटामिनेशन का रिस्क होता है, DAC बेस्ड मॉनिटरिंग क्रिटिकल होता है। ग्लो बॉक्स, हॉट सेल और रिप्रोसेसिंग एरियाज में एयर सैम्पलिंग और DAC कंपेरिजन डेली प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल हैजर्ड्स को सिस्टमेटिकली कंट्रोल किया जाता है इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के थ्रू। अब हम पार्ट 2 के सबसे कॉन्सेप्ट्स को इंपॉर्टेंट एक साथ जोड़ते हैं। रेडिएशन हैजर्ड्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हैजर्ड्स के लिए हम टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग यूज़ करते हैं। सोर्स स्ट्रेंथ को कम रखना है, एरिया क्लासिफिकेशन, और एक्सेस कंट्रोल भी इसमें आता है। वर्क प्लानिंग और सुपरविजन एक्सटर्नल एक्सपोजर कंट्रोल का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इंटरनल हैजर्ड्स कंट्रोल का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ सबसे पहले कंटेनमेंट आता है। ग्लो बॉक्सेस और हॉट सेल वेंटिलेशन और नेगेटिव प्रेशर एयरबोर्न कंटामिनेशन को कंट्रोल करते हैं। एयर मॉनिटरिंग, DAC कंपेरिजन और PP इंटरनल एक्सपोजर को लिमिट करते हैं। हेल्थ फिजिक्स का एक गोल्डन प्रिंसिपल याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन डोज असेसमेंट। इसलिए फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव यही था, डोज को समझना, रिस्क को क्वांटिफाई करना और कंट्रोल्स को लॉजिकली कनेक्ट करना। नेक्स्ट स्लाइड में हम पार्ट 2 का शॉर्ट रिव्यू करेंगे और पार्ट 3 के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे।
इस स्लाइड के साथ पार्ट 2 फॉर्मली कंप्लीट होती है। पार्ट 2 में हमने देखा रेडिएशन को रिस्क के फॉर्म में कैसे समझा जाता है, हमने एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज के बीच का डिफरेंस समझा, डोज लिमिट्स, एलआरआर प्रिंसिपल और प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज को फ्यूल साइकिल कॉन्टेक्स्ट में देखा। हमने ये भी समझा कि इंटरनल एक्सपोजर का असेसमेंट एएलआई और डीएसी जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है। पार्ट 2 का कोर मैसेज ये है, डोज रिस्क को क्वांटिफाई करता है और प्रोटेक्शन प्रोएक्टिव होनी चाहिए। अब हम पार्ट 3 के लिए रेडी है। पार्ट 3 में हम थ्योरी से ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे रियल साइकिल फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में रियली हम लोग इंटरनल हैजर्ड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एरिया, जोनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, ग्लोब बॉक्सेस, हॉट सेल और प्लूटोनियम हैंडलिंग पर डिटेल डिस्कशन होगी। क्रिटिकलिटी, सेफ्टी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पार्ट 3 के टॉपिक्स होंगे। पार्ट 3 के फॉलो करने से पहले इंश्योर करिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बिकॉज सेफ ऑपरेशन ऑलवेज स्टार्ट विथ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग।